द ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ चैप्टर 2। यह है क्लास 11th का, जिसमें हम लोग ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो बचपन में हम लोग को एक नर्सरी राइम सिखाया गया था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मतलब क्या होता है? तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मतलब यह होता है कि जो तारे जो हैं वो स्काई में जो हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। तो ट्विंकल जो है वो तारे जो हैं कैसे बने, कहाँ से आए, इतने स्काई, जैसे हम कोई भी क्लियर नाइट में एकदम मतलब साफ़ रात होती है, रात में जब हम लोग इस छत से या कहीं से भी फील्ड से भी अपने मतलब अपने सर के ऊपर यानी कि स्काई को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को यह पता चलता है कि हमारे सर के ऊपर बहुत सारे जो लाइट्स हैं वो इमिट होते रहते हैं, बहुत सारा लाइट टाइप जलते रहता है, टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, दिन में सूर्य दिखाई देता है, रात में चंद्रमा दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ वो सब आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग के सामने दो तरह की थ्योरीज होती है। पहला थ्योरी जो होता है वो अर्ली थ्योरीज होता है, दूसरा जो है होता है वो मॉडर्न थ्योरीज होता है। अर्ली और मॉडर्न मतलब थ्योरीज को दो भाग में बांटा गया है, एक अर्ली थ्योरीज, एक मॉडर्न थ्योरीज। तो मॉडर्न थ्योरीज और अर्ली थ्योरीज के अंदर में क्या क्या पढ़ने को हम लोग को मिलेगा वो सब सारे चीज़ अभी पढ़ेंगे। अर्ली थ्योरीज, सबसे पहले अर्ली थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके अंदर ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी कि इसमें बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो कैसे हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ इसमें पर्टिकुलरली ये नहीं बताया गया कि अर्थ के बारे में ही, इसमें सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, ये सब मून्स या सन हो गया, ये सब चीज़ के बारे में भी बताया गया है। अ लार्ज नंबर ऑफ hypotheses were put forth by the different philosophers and scientists regarding the origin of earth। यानी कि ऐसे लार्ज बहुत सारे संख्या में हाइपोथेसिस जो हैं वो फिलोसफर और साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। One of the earlier and popular argument was by German philosopher Immanuel Kant. Mathematician Laplace revised it in 1796. It is known as nebular hypothesis। एक जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट था, जिन्होंने एक आर्गूमेंट को दिया था, वो उसे हम नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। बाद में 1796 में एक मैथमेटिशियन से जिनका नाम लैप्लेस था, उन्होंने इसमें कुछ रिवाइज करा। कब करा? तो 1796 में इस नेबुलर हाइपोथेसिस में, ये 1796 में नेबुलर हाइपोथेसिस में इमैनुअल कांट के द्वारा जो दिया गया था उसमें रिवाइज करते हैं कौन? तो मैथमेटिशियन लैप्लेस। और नेबुलर हाइपोथेसिस में जो था वो उसमें क्या होता था? तो इसमें ऐसे हाइपोथेसिस को कंसीडर किया गया था कि प्लेनेट का निर्माण कैसे हुआ, द प्लेनेट का क्रिएशन जो है वो कैसे हुआ है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस के माध्यम से, नेबुलर हाइपोथेसिस या थ्योरीज के माध्यम से, इसके मीडियम से यह इमैनुअल कांट जो है वो बताते हैं, या लैप्लेस इसको रिवाइज करके यह बताता है कि हमारा जो प्लेनेट है, हमारे जो प्लेनेट्स हैं, अर्थ है या स्टार्स है, मून्स है, ये सब जो है वो कैसे फॉर्म्ड हुआ है। तो यहाँ पे प्लेनेट के बारे में दिया हुआ है कि हमारा जो प्लेनेट है वो कैसे फॉर्म्ड होता है। तो इस हाइपोथेसिस में यह कंसीडर किया गया है कि हमारा प्लेनेट जो है वो कैसे बना है। तो क्लाउड ऑफ मटेरियल से मिलकर बना है। और ये क्लाउड ऑफ मटेरियल जो था वो कहाँ से आया? तो यह यूथफुल सन, यानी कि जब नया नया सन बना था तो उसके चारों तरफ जो था वो क्या था? डस्ट पार्टिकल्स थे, क्लाउड था, गैसियस मैटर्स थे, ये सब जो थे वो बिखरे हुए थे। धीरे धीरे इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स आने के कारण एक दूसरे के नज़दीक होते चले गए और यहाँ से प्लेनेट का फॉर्मेशन होता गया। बाद में 1900 में कैम्बरलिन और मॉल्टन ने का मानना था कि ये जो हमारा वॉन्डरिंग स्टार, मतलब जैसे हमारा जो सन है, कैम्बरलिन और मॉल्टन का यह मानना था, इन्होंने बाइनरी थ्योरीज को दिया था। बाइनरी थ्योरीज क्या होता है? तो इसमें मैं आपको एक पिक्चर डायग्राम दिखाता हूँ कि कैसे बाइनरी थ्योरीज के अनुसार जो है, यहाँ पे टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स का दिया हुआ है और यहाँ पे जो है ये दिया गया है।
तो इसमें क्या होता है, बाइनरी हाइपोथेसिस क्या होता है, तो 1900 में कैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा ऐसा कंसीडर किया गया, उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक घूमता हुआ स्टार जो है सन के नज़दीक से गुजरा। क्या हुआ, एक घूमता हुआ मतलब वॉन्डरिंग स्टार जो था वो सन के नज़दीक से गुजरा। जब यह सन के नज़दीक से गुजरा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यही हुआ कि ये जो है अपने साथ इसके अंदर ये जो स्टार वॉन्डरिंग स्टार था उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स था। जब ये सन के नज़दीक से होकर गुजरा तो ये सन के कुछ भाग को तोड़ते हुए ऐसे सिगार शेप्ड में इसको बिखरा देता है, यहाँ पे ऐसे बिखर जाता है। और जब ये स्टार जो है वो धीरे धीरे दूर होता चला जाता है तो ये जो बिखरे हुए डस्ट पार्टिकल, क्लाउड या जो भी हम बोल सकते हैं गैसियस मैटर जो सन से निकलकर बाहर आया था सिगार शेप्ड में, यह यहीं छूट जाता है। और ये हम लोग जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी वस्तु है, जितने भी थिंग्स हैं, वो जो है सारे मूवमेंट में, उनमें सारे में मोशन है। तो मोशन, इसमें मोशन होने के कारण, इन पार्टिकल्स में मोशन होने के कारण यह एक दूसरे के नज़दीक होते चले गए और यहाँ से ये जो दिखाया गया है, ये यहाँ से प्लेनेट का फॉर्मेशन होता शुरू हो गया। ये जो डस्ट पार्टिकल था यहाँ पे दिखाया गया है सिगार शेप्ड वाला जो था, ये धीरे धीरे कैसे फॉर्म में बदल गया, ये राउंड शेप में बदल गया, प्लेनेट के रूप में बदल गया। और आज जो हमारे 8 प्लेनेट है वो ऐसे फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा, किसके अनुसार, तो मोल्टन के द्वारा ऐसा माना जाता है कि हमारा जो प्लेनेट है इसी तरीके से फॉर्म्ड हुआ है। किसके द्वारा, मोल्टन और चैम्बरलेन के द्वारा, चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा ये माना जाता है। बाद में सर जीन्स और लेटर मतलब बाद में आगे चलकर सर जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरे ने इसको सपोर्ट करते हुए इनके थ्योरी में कुछ रिफॉर्म किए और इसको बाइनरी थ्योरीज के नाम से हम लोग जानते हैं। आर्गुमेंट कंसीडर ऑफ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन कोएक्जिस्टिंग, द आर्गुमेंट आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज। बाइनरी थ्योरीज के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आगे में एक थ्योरी जो है 1950 में 2 स्कॉलर्स के द्वारा दिया गया है, जिनका एक रशियन स्कॉलर थे जिनका नाम श्मिड था और दूसरा जो है कार्ल वाइजास्कर हैं। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने आगे चलकर जो हम थ्योरी दिया गया था इमैनुअल कांट के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था, इमैनुअल कांट के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था, आगे चलकर यहाँ पे मैथमेटिशियन लैप्लेस ने इसमें रिवाइज किया। फिर आगे चलकर 1950 में श्मिड और वाइजास्कर ने मिलकर इसमें कुछ रिफॉर्म किए और ये रिवाइज किए। और इस नेबुलर हाइपोथेसिस में उनका क्या मानना था कि हमारा जो सन है वो कैसा है, हमारा यहाँ पे जो है हमारा जो सन है, ये यहाँ पे सन दिखाया गया है, यहाँ ये ऐसा दिखाया गया है, एक मिनट दिखा दूँ आपको। हाँ, यहाँ पे ये जो हमारा सन है यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब श्मिड और वाइजास्कर के अनुसार कि हमारा जो सन है वो डस्ट पार्टिकल्स के डिस्क शेप में घिरा हुआ है। यानी कि सन के चारों तरफ, यहाँ अगर बीच में मान लिया जाए सन है, बीच में यहाँ पे सन है ये, या यहाँ पे मान लिया जाए ये हमारा सन है, तो इसके चारों तरफ जो है, इसके चारों तरफ क्या फैला हुआ है, इसके चारों तरफ जो है, इसके चारों तरफ क्या हुआ है, तो डस्ट पार्टिकल या क्लाउड हो गया, गैसियस मैटर जो है वो फैला हुआ है। कैसे, डिस्क शेप में। ये धीरे धीरे सेल्फ ग्रेविटी, यहाँ पे जो इसमें रिफॉर्म किया गया है, इसको बोल सकते हैं इसमें रिवाइज किया गया, किसके द्वारा, तो रशियन फिलोसफर या रशियन साइंटिस्ट श्मिड के द्वारा और जर्मनी के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्ल वाइजास्कर था। उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म किए। क्या क्या रिफॉर्म किए तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उन लोगों का क्या मानना था कि उन लोगों का मानना था कि अर्ली स्टेज में हमारा जो सन था वो ऐसा था, धीरे धीरे
प्रोसेस चलता गया और ये इस फॉर्म में आया। बीच में यहाँ सन है और सन के चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स, मैटर्स, गैसियस मैटर, ये सब क्या है, घिरे हुए। धीरे धीरे ये ठंडा होता चला गया। ठंडा होने के कारण इसके अंदर सेल्फ ग्रेविटी जो है वो गैस क्लाउड के अंदर सेल्फ ग्रेविटी जो है, सेल्फ ग्रेविटी होने के कारण ये एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, बहुत नज़दीक आने लगे और राउंड से फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे दिखाया गया है कि सेल्फ ग्रेविटी के कारण गैस क्लाउड जो है ये यहाँ पे एरो के द्वारा दिखाया गया है कि ये एक दूसरे के नज़दीक आने लगे और नज़दीक आने के बाद आगे धीरे धीरे यह प्रोसेस चलता रहा और जब यह आगे बढ़ा तो ये राउंड शेप में हुआ। यहाँ पे लिखा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पुल्स क्लाउड इनटू अ डिस्क, और एंगुलर मोमेंटम के कारण ये जो क्लाउड था उसको डिस्क शेप में फॉर्म कर दिया। डिस्क बिगिंस टू रोटेट, और धीरे धीरे ये डिस्क जो था क्या करने लगा, घूमने लगा। क्या करने लगा, घूमने लगा। घूमने के कारण क्या हुआ कि जब यह घूमने लगा, जैसे हम लोग भी कैसे होता है कि कोई बच्चा है यहाँ पे और कोई एक रस्सी में इसको रोटेट कर रहा है, चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमा रहा है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है कि हम कोई भी ईंट में या किसी चीज़ के किसी वस्तु में रस्सी बांधकर जब हम घुमाते हैं तो वो सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है। वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वे हमारे हाथों से दूर नहीं जाता है। वही कारण था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फॉर्मेशन होने लगा। क्या हुआ, सेंट्रल मास का फॉर्मेशन होने लगा। क्या होने लगा, सेंट्रल मास फॉर्म होने लगा। और यहाँ पे जो चारों तरफ घूमने वाले डिस्क शेप में डस्ट पार्टिकल, क्लाउड या जो भी गैसियस मैटर थे वो एक दूसरे के नज़दीक आते आते एक राउंड शेप फॉर्मेशन में हो गए और बाद में रिंग्स फॉर्म इनटू अ प्लेनेट। और ये जो रिंग था धीरे धीरे चलकर क्या हो गया, प्लेनेट में फॉर्म हो गया। तो इसी प्रोसेस को यहाँ थ्योरेटिकली दिखाया गया है, यहाँ डायग्राम के रूप में दिखाया गया है कि पहले हमारा जो सन था वो इस तरीके के क्लाउड से घिरा था, धीरे धीरे डिस्क शेप में फॉर्म्ड हुआ। किस कारण से, तो ग्रेविटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण ये जो था डिस्क शेप में चेंज हो गया। डिस्क शेप में जब चेंज हुआ तो ये रोटेट करने लगा, सन के चारों तरफ ये रोटेट करने लगा। रोटेट होने के कारण सेंट्रल मास फॉर्मेशन हुआ। सेंट्रल मास फॉर्मेशन होने के कारण जो भी डस्ट पार्टिकल थे वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगे और यहाँ से जो रिंग शेप का जो वो बना था ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो अब किस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या बन गया, एक प्लेनेट के रूप में बन गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नेबुलर हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिवाइज किया गया था किसके द्वारा, तो ओटोमन सीडिट के द्वारा, और जर्मनी के एक फिलोसफर थे जिनका नाम था, क्या नाम था, वाइजास्कर रसिया के एक सिमिडिट थे और कार्ल वाइजास्कर जो थे वो जर्मनी के थे। तो अर्ली थ्योरीज में हम लोगों ने देखा कि ओरिजिन ऑफ अर्थ या यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं। पहला थ्योरी जो था इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था, बाद में इसको मैथमेटिशियन लैप्से के द्वारा 1796 में रिवाइज किया गया। फिर कैम्बरलेन और मोल्टन ने 1900 में दिया। इसमें क्या था कि वॉन्डरिंग स्टार एक सन के नज़दीक से होकर गुजरता है और उसमें से सन के कुछ भाग को तोड़ते हुए सिगार शेप फॉर्म करता है, और वो सिगार शेप का जो बचा हुआ क्लाउड का डस्ट पार्टिकल, ये जो चीज़ें बचे हुए थे वो धीरे धीरे ठंडा होकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एक राउंड शेप में फॉर्म हो गए। वहाँ से किसका फॉर्मेशन हुआ, प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। फिर बाद में आगे चलकर जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरे ने इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए नेबुलर बाइनरी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कुछ स्टेटमेंट कुछ इसमें रिफॉर्म किए। फिर 1915 में रसियन सिमिडिट और कार्ल वाइजेस्कर ने, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज करते हुए ये बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो मोस्टली जो थे वो सोलर नेबुला, यानी कि इसमें क्या था कि सन जो है वो सोलर नेबुला से घिरा हुआ है। हाइड्रोजन और सोलर नेबुला के अंदर क्या क्या आता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम आता है। हाइड्रोजन और हीलियम ये किस फॉर्म में टर्म किए जाते हैं, तो ये डस्ट के फॉर्म में
टर्म्ड किए जाते हैं कि ये उस टाइम का जो हाइड्रोजन और हीलियम था उसको डस्ट के रूप में देखा जाता है। फ्रिक्शन और कोलिजन के कारण ये पार्टिकल जो थे डिस्क शेप में क्लाउड के फॉर्म में मतलब क्रिएट हो गए, फॉर्मेशन उनका हो गया और प्लेनेट यहाँ से धीरे धीरे बनना किस प्रोसेस के द्वारा शुरू हुआ, तो प्रोसेस ऑफ एक्रेशन के द्वारा ये प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया था कि फॉर्मेशन ऑफ मतलब एक्रेशन, प्रोसेस ऑफ एक्रेशन के द्वारा यहाँ पे जो है वो किसका फॉर्मेशन होता है, तो प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये इसको सोलर नेबुला बोला जाता है। ये सन के चारों तरफ जो है इसे ये सन के चारों तरफ जो है इसे सोलर नेबुला बोला जाता है। ये सोलर नेबुला जो था फ्रिक्शन और कोलिजन के कारण आगे चलकर ये सेल्फ ग्रेविटी या कोई और चीज़ के कारण ये जो गैस का क्लाउड था, सोलर नेबुला था, वो धीरे धीरे किस चीज़ में डिस्क शेप में फॉर्म हो गया। डिस्क शेप में फॉर्म होने के कारण ये रोटेशन में आ गया। क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण ये डिस्क फॉर्म में बन गया। डिस्क फॉर्म में बनते ही ये क्या हो गया, रोटेट करने लगा। क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। रोटेट करने के कारण इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मेशन या सेंट्रल ऑफ मास के कारण यहाँ पे सेंट्रल मास फॉर्मेशन हुआ और जिस कारण से जो मास का एक्रीशन था वो एक पॉइंट पर होने लगा और धीरे धीरे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ये रिंग शेप्ड का था वो धीरे धीरे क्या, प्लेनेट के फॉर्म में बन गए और यहाँ से हम लोग को 8 प्लेनेट का फॉर्मेशन दिखता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडर्न थ्योरीज में क्या क्या चीज़ें हैं वो इसमें शामिल है। तो मॉडर्न थ्योरीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, एडविन हबल के द्वारा 1920 में एक थ्योरी दिया गया था जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होंगी मॉडर्न